बोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। क्या आपने मेरा इकोनॉमिक्स का वीडियो देखा? इसके पहले वाला वीडियो जिसमें अपन ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, माइक्रो क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी का, वो सब पढ़ा था। देखा? देखा? बताइए, देखा? नहीं देखा? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। ठीक है, तो अपन आगे स्टार्ट करें। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसको आइए, इसको देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे आपको पता है? आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, पीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। मेजरली आज पढ़ेंगे अपन पीपीसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है इकोनॉमी? इज अ सिस्टम विथ दैट प्रोवाइड्स पीपल विद द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, और सब एक्टिविटीज कौन सी होती है इकोनॉमी की? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब था इकोनॉमी के बारे में। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी जिसमें सब मार्केट फोर्सेस प्ले करते हैं और प्राइस और डिमांड सप्लाई वही करते हैं, क्या वही सेट करते हैं। और इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? ऐसी इकोनॉमी जो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। और एक मिक्स्ड इकोनॉमी जो इन दोनों का मिक्सचर है। फिर इसके समरी पढ़ी थी उसके बारे में। फिर अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओकियो नोमोस वर्ड से डिराइव हुआ है, वन हु मैनेजेस हाउस होल्ड। जैसे इकोनॉमिक्स भी वही चीज होती है जैसे अपनी इकोनॉमी मैनेज होती है, वो इकोनॉमिक्स होती है। उसकी स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ऐसे प्रेसिडेंट अपने इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिलकर अपने इंडिया को मैनेज करते हैं, तो वो हो गई अपनी इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब economics, the science of human behavior, which is concerned with the allocation of resources in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and society can maximize its welfare. ठीक है, ब्रांचेस पढ़े थे माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल इंडिविजुअल बेसिस पे, और मैक्रो मतलब लार्ज एज अ कंट्री एज अ होल। फिर अपन ने इसके बीच में डिफरेंस पढ़ा था। फिर अपन ने देखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की। आप बताइए। हाँ, ये जो देख रहे हैं वीडियो, कहाँ जा रहे हैं आप? वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी scarcity. Scarcity is the root of central problems. Scarcity. तो scarcity क्या होती है? अगर कोई कमोडिटी या रिसोर्स स्कैर्स तभी बोलते हैं जब उसकी सप्लाई कम हो डिमांड से, जब डिमांड उस चीज की ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। ठीक है, क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है? क्योंकि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। इच्छाएं खत्म नहीं होती मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन हमारे पास पैसे है नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेस। सबने देख लिया, बड़े बड़े रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस, और पैसों का बहुत अलग अलग यूज होता है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के तीन चीजें हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, और हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव, और फॉर होम टू प्रोड्यूस में पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में अपन ने क्या पढ़ा था कि हम अलोकेशन कैसे करें रिसोर्सेज का। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है, मान लो एक फार्मर है जिसके पास जमीन है, 1 बीघा जमीन है, तो अब वो उसमें क्या उगाए? वीट उगाए, वीट उगाए, चावल उगाए, चाय पत्ती उगाए, या कुछ नहीं उगाए, या इसको ऐसे ही छोड़ दे, या कुछ और सब्जियां उगाए, तो क्या क्या उगाए? वो डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई, किसकी जरूरत है, और क्या सिचुएशन चल रही है, उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो चॉइस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, एंड लग्जरी गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल, अगर आपके पास रिसोर्सेज है, जैसे आपकी मम्मा के पास पैसे हैं, तो वो पहले उन चीजों को उन चीजों पे पैसे निकाल के रखती है कि जिसको जरूरी देने हैं, मतलब हर महीने कंपलसरी देने हैं। उसके बाद जो एंटरटेनमेंट का खर्चा होता है या फिर किसी और चीज का खर्चा होता है, आपकी पॉकेट मनी होती है, वो बाद में निकालती है। तो वाटर प्रोड्यूस में भी ऐसा ही होता है। तो जिन चीजों में हमारी जरूरत है, मतलब जो हमारी
इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो पहले प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो सिचुएशन के हिसाब से, है ना। अब उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, अब आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में। हाउ टू प्रोड्यूस एक टेक्निक, एक ऐसा मेथड है प्रोडक्शन का, सॉरी, हाउ टू प्रोड्यूस में अपन टेक्निक या मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं कि अगर कोई भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन को कौन से मेथड ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। या तो लेबर इंटेंसिव की जरूरत पड़ेगी, या तो कैपिटल इंटेंसिव की जरूरत पड़ेगी। मतलब जैसे जो फार्मर है वो अब उसके पास एक ही बीघा जमीन है, उसमें ही सब कुछ उगाता है, तो वो क्या चाहेगा कि उसके घर वाले ही जितने भी है वो ही काम कर लें, तो उसके पैसे बच जाएंगे लेबर के। और एक दूसरा तरीका है कि उस आदमी के पास ऐसी 10 जमीनें अलग अलग गाँव में, तो अलग अलग जाके तो फैमिली को भेजेगा नहीं, तो क्या करेगा, वहां पे मशीन लग जाए और वहां पे अपने आप काम चले, एक दो को रख देगा कि हाँ भाई ध्यान रखना, और बाकी सब हो गया। तो ये हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो वो इकोनॉमी भी ऐसे डिसाइड करती है कि कहाँ कौन सी टेक्निक की जरूरत है। तो अपन को अनएम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखते हुए और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए, अपन क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्योंकि अपने इंडिया में यूथ बहुत है, तो फिर है ना, आप लोग सोचेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए अपन पूरी सब कुछ लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कर लें, पर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से क्या होता है, सब कुछ काम स्लो भी हो जाता है, क्योंकि आदमी है अपने हिसाब से काम करेगा, तो वो स्लो हो जाता है, और फिर अपन दूसरे देश के साथ कॉम्पिटिशन नहीं लगा सकते, अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बिगड़ जाएगी पूरी। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से अपना इकोनॉमी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रीज का, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट भी जरूरी है, उसको तो अपन नहीं लगा सकते ना दाव पे। तो इसलिए क्या होता है, यूज करते हैं अपना दिमाग और लगाते हैं कि किससे काम जल्दी हो जाएगा और किससे अपनी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, ठीक है। The example क्या है, cloth can be produced with labor intensive as well as capital intensive techniques, so which technique is to be used in production of clothes is the problem of how to produce, ठीक है। अब आगे चले, for whom to produce, for whom to produce मतलब कि फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि जो हमने इनकम कमाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, इन सब में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको कैसे उसको इनकम दी जाए। तो ये होता है इन होम टू प्रोड्यूस। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस स्पेशली फॉर द पीपल हु कैन परचेज दैम, एंड परचेजिंग पावर डिपेंड्स मेनली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम आउटपुट अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड पे अपन मतलब कितना इन्वेस्ट करेंगे और लेबर को कितना देंगे, फिर लेबर कितना यूज करेगा उसको परचेज करने के लिए, तो वो सब ध्यान में रख के अपन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना। अब आगे बढ़े, अब बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीसी। अब पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उससे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ, जिसमें आपको थोड़ा वो थोड़ा पिक्चर्स के थोड़ा आपके रिमाइंड में सेट हो जाएगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक लेडी है जिसने सोचा चलो लेट्स सेट अप अ फैक्ट्री। इसने सोचा चलो फैक्ट्री सेटअप करते हैं। तो अब उसके दिमाग में चल रहा है किसकी फैक्ट्री सेटअप कर रही है, बैटरी, इसमें जैसे इसमें दिखा रखा कि बैटरी की सेटअप कर रहे हैं फैक्ट्री, ठीक है। फिर उसने सोचा आप क्या प्रोड्यूस करें, बैटरी प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करें, फिर बोला नहीं, हम लोग ये टैप्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे वॉल्स और टैप्स प्रोड्यूस करेंगे। अब कैसे प्रोड्यूस करें, तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, दो तरीके हैं उसके पास। और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये प्रोडक्शन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए वेजेस, रेंट्स और प्रॉफिट्स आ रहा है, और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेजेस हाउस होल्ड 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, अगर रेंट दे रहे हैं तो किसी एक को जा रहा है, प्रॉफिट दे रहे हैं तो किसी एक को जा रहा है। तो ये हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब पीपीसी मैंने बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व शो करता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन की क्या है, मतलब अगर हमारे पास दो कमोडिटी है,
मतलब एक जमीन पे वीट और राइस उग सकता है, तो वीट कितना उगा सकते हैं हम और राइस कितना उगा सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। इसके assumption ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है और रिसोर्सेज भी कांस्टेंट रहते हैं। रिसोर्सेज कांस्टेंट रहते हैं मतलब हमारी जमीन एक है तो एक ही रहेगी, और टेक्नोलॉजी हम जो यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगी। तो उस टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखते हुए और रिसोर्सेज को कांस्टेंट रखते हुए जो कर्व बनता है जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन दिखता है, और किसका कितना प्रोडक्शन करना है, मतलब वीट का कितना करना है, राइस का कितना करना है, जिससे अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो वो दिखाता है। तो देखिए अब है ये वीट और राइस, ये पॉइंट ए है जिसमें 100 जो है 100 टन्स मान लो, टन्स है ना, 100 टन्स राइस वीट के प्रोड्यूस हो गए, तो 0 अपन राइस की प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर अगर 70 करना चाहे तो ये 30 प्रोड्यूस होगा, ये 60 करना चाहे तो ये 40 प्रोड्यूस होगा, 40 टन्स। ये 50 और 50 प्रोड्यूस होगा, फिर अगर ये 80 होगा, लास्ट मैक्सिमम 80 कर सकते हैं, मैक्सिमम 180 कर सकते हैं, 80 के बाद वो कुछ नहीं प्रोड्यूस होगा। तो ये है अपना ये जो कर्व बना है ना, ये वाला जो कर्व बना है ये बोलते हैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इस पे जो पॉइंट्स हैं मतलब बी सी डी ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है जो हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, हमारे रिसोर्सेज गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है कि हम लोग इतना इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एन इकोनॉमी। एफ जी सब जो पॉइंट है वो कर्व से बाहर है, तो वो अपन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वहां अपन पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है। अब कर्व की शिफ्टिंग भी होती है और रोटेशन भी होता है। कर्व की शिफ्टिंग मतलब मान लो टेक्नोलॉजी तो अपन ने अज्यूम करके चले कि कांस्टेंट है, पर हमेशा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, या रिसोर्सेस हैं तो फार्मर के पास हमेशा रिसोर्सेस खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे, चलेंगे ना उसके रिसोर्सेस। तो जो सॉरी रिसोर्सेज बढ़ेंगे ना, तो एक जमीन है तो दूसरी जमीन भी तो लेगा ना वो, जब जैसे रिसोर्सेज बढ़ गए और हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, तो जो अपना पीपीसी वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट तभी होगा जब दोनों में के रिसोर्सेज में चेंजेस आए या दोनों की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। अगर जैसे मान लो राइस और वीट की दोनों दोनों जमीन एक एक जमीन थी उसके पास, ठीक है, तो उसमें राइस और वीट उगाता था, लेकिन है ना क्या हुआ, उसके पास दूसरी नई जमीन भी आ गई तो उसमें और उगाया, तो राइस और वीट दोनों के रिसोर्सेस में बढ़ोतरी हुई, तो जो अपना कर्व है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसकी जमीन बंजर पड़ गई, आधी बेकार हो गई, तो आधी में उगाना है, तो अपना प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो नीचे की तरफ हो जाएगा। वैसे टेक्नोलॉजी के साथ है, अगर अपना टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो फिर अपना इसमें बढ़ जाएगा, और अगर कम हो गया तो कम हो जाएगा। तो इसको शिफ्टिंग कहते हैं। अगर शिफ्टिंग तभी होती है जब दोनों कमोडिटीज के रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, दोनों के साथ में। ठीक है। और रोटेशन तब होता है जब किसी के एक में आते, मान लो इसमें किसके आया है, इसमें राइस कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे राइस कांस्टेंट है, वीट के प्रोडक्शन में चेंज आया, वीट की टेक्नोलॉजी मान लो बढ़ गई, या वीट का एक जमीन मिल गई जहाँ पे सिर्फ वीट उग सकती है, ऐसा एरिया में जमीन मिल गई जहाँ से वीट उग सकती है, तो वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो फिर इससे शिफ्ट हो जाएगी अपनी यहाँ पे। और अगर कम हो गया, अगर जमीन खराब हो गई तो वो कम हो जाएगी। ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ भी केस है। और इधर वीट का प्रोडक्शन कांस्टेंट और राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये रोटेशन। तो रोटेशन और शिफ्टिंग में यही फर्क है, रोटेशन में आपने एक ही कमोडिटी में चेंज आता है, लेकिन शिफ्टिंग में दोनों में आता है। ठीक है। शिफ्ट होना मतलब ऐसे खिसकना, है ना, बोलते नहीं शिफ्ट हो, तो फिर शिफ्ट होना मतलब खिसकना, तो पूरा खिसक जाता है। और रोटेशन में अपना एक आगे बढ़ जाता है, एक पीछे हो जाता है, वो भी एक कमोडिटी का। ठीक है। अब अपन बोले पढ़ क्यों रहे हैं अपन इकोनॉमिक, बीपीसी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, बताओ, तुम बताओ क्यों पढ़ रहे हैं बीपीसी। क्योंकि पीपीसी का माइक्रो और मैक्रो दोनों से संबंध है। देखिए वैसे ये वही सेम पीपीसी है। अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, देखिए जैसे हमने वीट किससे शुरू कर दे, अगर हम 50 वीट और 50 राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे ही हमने वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहा 60, तो राइस का कम हो गया, फिर हमने और बढ़ाना चाहा 70, तो वो 30 हो गया। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कांस्टेंट है और हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस फार्मर को अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए प्रॉब्लम कन्फ्रंट करनी पड़ेगी कि एक रिसोर्सेज का
बढ़ाने से दूसरे रिसोर्सेज अपने आप कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे की रिसोर्सेज मतलब दूसरे का जो प्रोडक्शन है वो अपने आप कम हो जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से यही है, इंडिविजुअल बेसिस से भी देखें तो जैसे मम्मी एक जगह पे पैसे लगा देती है तो दूसरी जगह पे लगाना, मतलब एक जने को ज्यादा दे देती है तो दूसरे जने के पास बचता नहीं है, वही है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज है और आप एक रजिस्टर खरीदना चाहते हैं और एक पेन खरीदना चाहते हैं, और रजिस्टर चाहिए आपको 45 रुपीज का और पेन भी आपको 15-20 रुपीज की चाहिए। तो आप क्या दोनों खरीद सकते हैं 50 रुपीज में? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, या तो सोचेंगे पेन 5 रुपीज वाली ले लें, ठीक है, या रजिस्टर 40 रुपीज का ले लें या 35 रुपीज का ले लें। तो इसको बोलते हैं अलोकेशन, की अगर हमको किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब हमको अगर पेन महंगी वाली चाहिए तो हमें रजिस्टर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, अगर हमें रजिस्टर महंगा वाला चाहिए तो पेन की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना पीपीसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। हमारे हर हर ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक्स आते हैं, तो आप अगर अपनी नजरें खुली रखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स नजर आएगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है एज अ कंट्री एज अ होल। तो देखिए ये वही कर्व है, तो जो पॉइंट बी और डी है इसमें क्या बता रहा है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। मतलब कि हम जब कर्व बनाते हैं इकोनॉमी में तो हम बोलते हैं कि ये हमारा पोटेंशियल आउटपुट है, कि हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इन पॉइंट्स में इतना प्रोड्यूस हो सकता है, हमारे पास इतनी जो रिसोर्सेज और ये है, इतना पोटेंशियल है हमारे अंदर। लेकिन जो पॉइंट्स अंदर है जैसे ए, ये एक्चुअल लेवल होता है कि हम कहीं मैक्सिमम प्रोडक्शन तो नहीं करते, कहीं ना कहीं तो कुछ वेस्ट हो ही जाता है। तो इसके कहते हैं या तो रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है या तो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ इसका रिलेशन। अब ये जो टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शब्बा खैर, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, अलविदा, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।